Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. We are working on forms of business organization and today we are going to start with cooperative society. So let's move towards the chapter on page number 73 and there we can find introduction. So talking about cooperative society, India is an agricultural country and has laid the foundation of world's biggest cooperative movement. तो एज ऑलरेडी वी नो कि अमूल जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब एक क्रांति स्टार्ट कर दी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बिग बिजनेस को अचीव कर सकते हैं. ठीक है. The cooperative movement was started by the weaker section of the society of protecting its member and their rights. तो उनके जो members हैं, उनके जो अधिकार है उसको protect करने के लिए weaker section of the society ने cooperative society movement start किया. ठीक है. After independence, cooperative becomes an integral part of 5-year plan. Integral part मतलब जो पंचवर्षीय योजना हर साल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने जो 5 साल का उसका कार्यकाल होता है उसके अंदर पंचवर्षीय योजना लागू करते हैं, तो उसके अंदर भी इसको सम्मिलित किया जाता है. द कोऑपरेटिव प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर. ये गरीबों की एक संस्था है. दैट्स व्हाई इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इलिटरेट एंड अनस्किल्ड पीपल, तो पुअर हो, इलिटरेट पर्सन हो, अनस्किल्ड पीपल हो, इनके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. इंडिया हैज सीन अ ह्यूज ग्रोथ इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेनली इन द फार्मिंग सेक्टर सिंस 1947. 1947 के बाद फार्मिंग सेक्टर में तो इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. द कंट्री हैज नेटवर्क ऑफ कोऑपरेटिव एट द लोकल, रीजनल, स्टेट एंड नेशनल लेवल. तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क स्प्रेड हैं. अभी आपको देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं. एज वी ऑलरेडी नो कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जहां से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फार्म लैंड है और यहाँ पर जो फार्मर है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है. इसको हम प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं. ठीक है. यहां से गुड्स देन ट्रैवल होता है टूवर्ड्स होलसेलर. ठीक है. होलसेलर, तो ये गुड्स होलसेलर के पास जाएगा. फिर होलसेलर से ये गुड्स हमें पता है किसके पास जाता है, रिटेलर के पास. और रिटेलर से फाइनल गुड्स कहां पहुंचता है, कस्टमर के पास. तो यहां पर ये जो फाइनल कस्टमर है हम इसको फाइनल कंज्यूमर बोल सकते हैं. अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसका कॉस्ट है 70 रुपीज. ठीक है. जब वो उसको यहाँ पर सेल कर रहा है 100 रुपीज में, ये इसको सेल करेगा 120 रुपीज में और ये इसको सेल करेगा 150 रुपीज में. ठीक है. ये तो मैंने एक शॉर्ट चेन बताया आपको. इसके अलावा भी बीच बीच में बहुत सारे ऐसे मिडल मैन होते हैं जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने लगता है. सो अल्टीमेटली आप फार्मर को देखो जहां पर उसका प्रोड्यूस 70 रुपीज में हो रहा है, मोर देन डबल प्राइस होकर के वो 150 रुपीज में यहां पर जा रहा है कि नहीं.
तो यहां पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर को पे करना पड़ रहा है, अगर दिस कस्टमर आर फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो ये इतना पैसा कहां से लाएंगे? तो बेटर ये क्या करते हैं, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खुद का क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक इन्होंने अपना क्या कर लिया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर ली। क्या ओपन कर ली? कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोऑपरेटिव आप सोसाइटी की जगह बोल सकते हो स्टोर, कोऑपरेटिव स्टोर। इसमें क्या होगा, कुछ लोग मिल करके, कुछ लोग मतलब मिनिमम इसमें कितने होने चाहिए, 10, मिनिमम 10 मेंबर्स मिल करके अपना कैपिटल लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टेड इट परचेसिंग फ्रॉम द रिटेलर गुड्स, वो कहां से परचेस करे, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहां पर जो मैन्युफैक्चर है 70 रुपीज का उसको गुड्स पर परचेस होता है, तो 100 रुपीज का हमको सेल कर रहा है। तो जहां पर हम 150 रुपीज पे करते थे, नाउ वी हैव टू पे ओनली 100 रुपीज हियर, ठीक है ना। तो 100 रुपीज में हमारा काम बच रहा है। और ये जो 50 रुपीज सेव हुआ है, ये जो 50 रुपीज सेव हुआ है, इसका बेनिफिट किसको मिल गया, फाइनल कंज्यूमर को। तो यहां पर जो कोऑपरेटिव स्टोर है, ये क्या करता है, ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हेल्प करता है, मदद करता है, कम प्राइस में उनको गुड्स मुहैया कराता है, गुड्स पहुंचाता है। और जो मिडल मैन है उनसे बचाता है ना, क्योंकि मिडल मैन क्या कर रहे हैं, बीच में पैसे ले रहे हैं। तो यहां पर कोऑपरेटिव मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट के तौर पर सामने आया। So let us check the meaning along with this. A cooperative organization is a voluntary association. What do you mean by voluntary? वॉलेंटरी का मतलब होता है आप अपनी इच्छा से उसको जब चाहे तब ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन गो, यू कैन गो। तो वॉलेंटरी मतलब यहां पर कोई कास्ट नहीं देखा जाएगा, कोई रिलीजन नहीं देखा जाएगा, कोई जेंडर बायस नहीं होगा। अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन कम, टेक द मेंबरशिप, अगर आपको छोड़कर जाना है यू कैन गो एज वेल, सेल योर शेयर, ठीक है। ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये स्टोर स्टार्ट करने का मतलब क्या चैरिटी करना है? नहीं, चैरिटी नहीं करना। यहां पर एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो कि कम प्राइस में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रोडक्ट मिले। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। तो इसका जो नेचर है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसा है, सर्विस ओरिएंटेड। मतलब एक हिसाब से सर्व कर रहा है, ये जो पैसे बच रहे हैं उसका फायदा किसको मिल रहा है, फाइनल कंज्यूमर को। ऐसा नहीं है कि वो 50 रुपया बढ़ा करके सेल करेगा, है कि नहीं, वो कम से कम प्राइस में अपने फाइनल कस्टमर को, अपने मेंबर्स को गुड्स प्रोवाइड करता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। मतलब यहां पर प्रॉफिट मेन मुद्दा नहीं है, हालांकि बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस चल सकता नहीं है, इसके लिए हमको थोड़ा मार्जिन तो रखना पड़ेगा, बट वी आर नॉट हियर फॉर मेकिंग प्रॉफिट, वी आर हियर टू सर्व। हम यहाँ पर समाज का भला करना चाहते हैं, सोसाइटी का हेल्प करना चाहते हैं, इसके लिए हम कम प्राइस में गुड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, एक सबके लिए और सब एक के लिए, इस स्लोगन के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये प्रिंसिपल है। लेट अस चेक द डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय द लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बताता है अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब लोगों का एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, यूजुअली ऑफ लिमिटेड मींस, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके पास रिसोर्सेस कम है। अभी रिसोर्सेस मतलब पैसा कम है, पैसा ही सब रिसोर्स है ना, तो रिसोर्सेस कम है। who have voluntarily joined together, जिन्होंने अपनी इच्छा से, जिन्होंने अपनी इच्छा से क्या किया है, ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को, टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड। मतलब हमारा जो इच्छा है, कॉमन इकोनॉमिक डिजायर है कि हमें कम पैसे में गुड्स मिले, इस इकोनॉमिक एंड को, मतलब इस इकोनॉमिक वांट को अचीव करने के लिए हम सब साथ में आए हैं, वॉलंटरी ज्वाइन किया है।
थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, क्या इसका कोई एक मालिक है? आंसर इज नो। ये डेमोक्रेटिक मतलब जितने इसके मेंबर है ना, मेंबर मिल करके वोट करते हैं तो जाकर के कुछ डिसाइड होता है। तो मेंबर मिल करके एक मैनेजिंग कमिटी बनाते हैं एंड कमिटी विल टेक द डिसीजन। ठीक है। मेकिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल रिक्वायर्ड, जो भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट है सब अपनी अपनी तरीके से इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं एंड एक्सेप्टिंग अ फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द अंडरटेकिंग, और एक्सेप्ट करते हैं एक फेयर शेयर ऑफ रिस्क, मतलब बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, तो रिस्क भी शेयर करेंगे और अगर कोई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। डेफिनेशन नंबर 2 फ्रॉम इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, मतलब इंडिया में ये एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी कब आई? 1912 में, 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब आर्थिक स्थिति, आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए उसको प्रमोट किया गया है, ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बेस पे मेंबर्स के हितों की रक्षा हो, मेंबर्स को आर्थिक इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, उसको देख करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। आपने अपने भी आसपास कभी सहकारी भंडार या कोऑपरेटिव स्टोर जैसे अपना बाजार, उसका भी नाम सुना होगा। वहां पर आप जाएंगे कोई गुड्स परचेस करने के लिए, आपको बाकी जो रिटेलर्स हैं उससे कम प्राइस में आपको वहां पर प्रोडक्ट मिलता है। हालांकि आज की तारीख में कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज्यादा जो रिटेल मॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल डी मार्ट है या जियो मार्ट है ना, वो भी कम प्राइस में, एमआरपी से कम प्राइस में गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए एक कड़ा कंपटीशन हो जाता है कोऑपरेटिव स्टोर और ये जो स्टोर है डी मार्ट जैसे। बट हम देखें आज से 10-15 साल पहले, तो अपना बाजार जैसा मार्केट है या सहकारी भंडार का भी आपने सुना होगा, तो ये कम प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। तो इसका ज्यादा बेनिफिट इनके मेंबर्स को मिलता है। यस, आउटसाइडर्स के लिए भी ये स्टोर ओपन होता है जहां पर आपको किफायती दामों में, कम दामों में गुड्स मिलेंगे, एमआरपी से कम। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट नेसेसरीली मीनिंग अ स्टोर। कोऑपरेटिव किसी भी चीज में हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सकता है, कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग हो सकता है, कोऑपरेटिव लिविंग हो सकता है, जो सोसाइटीज में लोग रहते हैं, है ना, तो मिलकर के पूरे के पूरे सोसाइटी, आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती है, एक बिल्डिंग के अंदर 60-70 हाउस है, तो वो हाउस मिल करके उसका मेंटेनेंस भरते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस है, वो मिल करके सब काम करते हैं, तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में आता है। ठीक है। तो जहां पर भी एसोसिएशन ऑफ पीपल, ग्रुप मिलकर के जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो मेंबर्स के इंटरेस्ट को देख करके काम करता है, उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो क्या फीचर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? सबसे पहला डेफिनेशन के हिसाब से हमने देखा, इट्स अ वॉलेंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। जिसको भी मेंबरशिप चाहिए वो आकर के ले सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। बट जब हम रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो मेंबरशिप उसी को मिलेगा जो वहां पर रहता है कि नहीं? बाहर का कोई व्यक्ति आकर के रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप ले सकता नहीं है। आप उसी सोसाइटी में अगर रहते हो, सेम सोसाइटी में, तो ही आपको मेंबरशिप मिलेगा। तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी बन सकता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप के लिए आपका ना कास्ट देखा जाएगा, न रिलीजन देखा जाएगा, न जेंडर देखा जाएगा, आपको मेंबरशिप मिलेगा। नंबर 2, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। विच प्रिंसिपल? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। व्हाट डज इट मीन? यहां पर कोई अकेला व्यक्ति ओनर नहीं है, किसी अकेले पर्सन का चलेगा नहीं, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का चलेगा नहीं। किसका चलेगा? जो मेंबर्स है। और मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या करते हैं? मैनेजिंग कमिटी बनाते हैं, और जो भी कोई डिसीजन लेना पड़ता होगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो सब लोग वोटिंग करते हैं। और यहाँ पर वोट का जो सिलसिला है वो है 1 मेंबर 1 वोट। यहाँ पर वोटिंग कैसे दी जाती है? 1 मेंबर 1 वोट। भले किसी ने ज्यादा पैसे लगाए होंगे, शेयर कैपिटल ज्यादा लगाया होगा, उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है, और जिसने कम पैसे लगाए हैं उसको भी एक वोट ही देने का अधिकार है। तो यहाँ पर सबको इक्वल राइट है।
The management of cooperative society is based on democracy. All the decisions are taken on majority basis. तो सारे decision majority basis पे लिए जाते हैं. One member one vote is the rule for voting. Voting का rule है one member one vote. चाहे आपने ज्यादा invest किया हो या आपने कम पैसे लगाए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. According to the rules and regulation of the Cooperative Society Act, meetings are arranged by the society. तो बीच बीच में एक्ट के अनुसार मीटिंग का अरेंजमेंट किया जाता है, जहां पर डिसीजन लिया जाता है, जहां पर वोटिंग किया जाता है. ठीक है. तो पहला पॉइंट हमने देखा, वॉलंटरी एसोसिएशन है. पर्सन फ्रॉम एनी कास्ट रिलीजन कैन कम एंड ज्वाइन, एंड इफ ही वांट टू लीव ही कैन लीव एज वेल. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं. यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन या पार्टनर ओनर नहीं होते. यहाँ पर जो मेंबर्स है दे आर दी ओनर्स, और वन मेंबर वन वोट का यहाँ पर कानून चलता है. नंबर 3, मैनेजमेंट. The management of the cooperative society is in the hands of managing committee of members. तो यहाँ पर एक मैनेजिंग कमिटी बना दी जाती है. फॉर एग्जांपल उसी सोसाइटी में से 5 लोगों को हमने क्या बना दिया, कमिटी मेंबर. ठीक है. दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर है, जो मेंबर है, उनके वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है. उनके चुनित जो पर्सन है उसको हम बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. All the important business decisions are taken by managing committee. जितने भी important business decision हैं ये managing committee के थ्रू लिया जाता है. The committed members look after day-to-day administration of the society. तो जो committed member है वो society का day-to-day का जो activities है उसको देखते हैं. क्या इस सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी है. एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. तो हर एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 का. एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और जो भी रिस्पेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है स्टेट का, उसको भी फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. मिनिमम 10 मेंबर्स. अब यहाँ पर मेंबरशिप की बात हो गई कि कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए. कितने होने चाहिए? 10 मेंबर शुड बी देयर. आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अगर आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए. उससे कम हुए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. कम से कम 10 तो चाहिए. देयर आर नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन. तो जैसे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगता है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं. सेपरेट लीगल स्टेटस. सेपरेट लीगल स्टेटस. आफ्टर रजिस्ट्रेशन every cooperative society is considered as separate legal entity before the law के सामने उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे माना जाता है. जस्ट लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको भी स्टेटस मिलता है. ये अपने मेंबर से अलग है. मेंबर का डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी इसको अफेक्ट करता नहीं है, तो इसको एक अलग से लीगल स्टेटस मिला है. मतलब ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकता है, लायबिलिटीज को ले सकता है, बोरो कर सकता है, किसी पे केस करना है तो किसी पे केस कर सकता है, और किसी और को इस पे केस करना है तो वो भी किया जा सकता है. तो इट्स अ लीगल स्टेटस. Therefore, it can enter into contract, purchase property, open a bank account in its name, etc. The shareholders and managing committee, तो जो shareholder हैं और managing committee है, committee members are not responsible for the transaction of cooperative society. Cooperative society का जो भी transaction हो रहा है उसके लिए ये लोग responsible होते नहीं है, but they are answerable to the court on behalf of the society. लेकिन कोर्ट को आंसर देने की जब बारी आती है तब वो सोसाइटी के बिहाफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बात उठाते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 6 इज लिमिटेड लायबिलिटी. तो ये वर्ड तो हमें पहले से पता है. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इनके जो मेंबर्स हैं इन्होंने जितना कैपिटल लगाया था उतना ही उनका लायबिलिटी लिमिटेड है. उससे ज्यादा आप घर पर जाकर के उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अटैच देयर पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर पेइंग बिजनेस डेट. बिजनेस के जो लोन है उसको पे करने के लिए बिजनेस का जो कैपिटल है दैट मस्ट ओनली दे हैव द लायबिलिटी. ठीक है. द शेयर होल्डर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लायबिलिटी
इट इज द लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर परचेस्ड बाय देम। जितना उन्होंने पैसा अभी तक नहीं भरा है, मे बी सपोज शेयर जो था वो 100 रुपीज का था और अभी तक आपने 70 रुपीज पे किया, तो 30 रुपीज इज स्टिल पेंडिंग। तो 30 के लिए आप लायबल हो, बट उससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर their private property is not used for payment of society's liability। तो सोसाइटी के लाइबिलिटी के लिए उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी हम अटैच नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ मेंबर्स। हमने देखा मिनिमम 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देयर इज नो लिमिट। देखो यहाँ पर क्या बता दिया, कंपनी के जैसे जैसे उसमें लिमिट नहीं होता, वैसे यहाँ पर भी लिमिट नहीं होता फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे कोई लिमिट नहीं है, एज मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स यू कैन कीप। पॉइंट नंबर 8, equal voting rights। every member get equal rights in cooperative society as a shareholder। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर शेयर होल्डर है तो जैसे बाकी सबको अधिकार है वैसे आपको भी अधिकार सेम मिलेंगे, irrespective of the number of shares held by them। तो ये मायने नहीं रखता कि उसने कितने शेयर परचेस किए, किसी ने कम किए हो सकते हैं, किसी ने ज्यादा किए हो सकते हैं, बट इट डजंट मैटर। वन मेंबर वन वोट की प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो इक्वल वोटिंग राइट सबको मिलते हैं। नंबर 9, सर्विस मोटिव। कौन सा मोटिव? सर्विस मोटिव। हमने देखा यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जैसे प्रॉफिट मोटिव नहीं रखता, सर्विस मोटिव रखता है। इनके जो मेंबर्स हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। A cooperative society provides various services to its members. Its main objective is to provide services to the society। सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। गुड्स आर अवेलेबल एट लोवेस्ट रेट फॉर इट्स मेंबर्स। मेंबर्स के लिए गुड्स जो है लोवेस्ट रेट में अवेलेबल होता है। इन अ कोऑपरेटिव बैंक, लोन एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल एट द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट फॉर इट्स शेयर होल्डर्स ओनली। उनके जो शेयर होल्डर है, उनके जो मेंबर हैं, उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिलता है? लोन मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट। लेट्स चेक द मेरिट्स नाउ। एडवांटेज मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या एडवांटेज होगा, क्या बेनिफिट होगा? तो जब भी हम लोग मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं, वी कंपेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी। इनके साथ में हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहला आ जाता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कैसा मैनेजमेंट है? डेमोक्रेटिक। मतलब यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप का नहीं चलता है। यहाँ पर आपको वोटिंग के थ्रू अपना डिसीजन बताना है और हर एक पर्सन को एक वोट मिलेगा। सपोज हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 मेंबर्स हैं। अब कोई मेंबर हो सकता है उसने 10% 20% उसका ही पैसा लगा हुआ है ना, लेकिन वोट वो भी कितना दे सकता है? ओनली 1। तो यहां पर आपका जो वोटिंग है वो पूरे के पूरे डिसीजन को चेंज नहीं करता। ठीक है ना, आपको सिर्फ मिलता है एक वोट जो इक्विवेलेंट है अदर्स के। तो यहां पर जो प्रिंसिपल काम करता है वो डेमोक्रेटिक नेचर का होता है। ईच मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंजॉयज इक्वल वोटिंग राइट। कैसा वोटिंग राइट? इक्वल वोटिंग राइट। द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग इज वन मेंबर वन वोट। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग है वन हेड वन वोट। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर लार्ज। यहां पर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर मिलेंगे वो लार्ज मिलेंगे आपको। ठीक है, दे आर कॉल्ड मैनेजिंग सॉरी लार्ज, दे आर स्कैटर्ड ओवर द रीजन। और ये मेंबर्स कैसे बिखरे हुए हैं, है कि नहीं? कोई कहीं से भी मेंबर बन सकता है। 10 शेयर होल्डर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं मैनेजिंग कमिटी। ग्रुप में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको नाम दिया जाता है मैनेजिंग कमिटी। ठीक है, दे लुक आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सभी शेयर होल्डर को आके मैनेज करने की जरूरत नहीं है, जो मैनेजिंग कमिटी है वही पूरे सोसाइटी को मैनेज करती है। ओके,
पॉइंट नंबर 2 इज ओपन मेंबरशिप। मेंबरशिप कैसा है? इट्स ओपन। ओपन मतलब ओपन टू ऑल, वॉलंटरी मेंबरशिप है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा। ठीक है। The membership of cooperative society is voluntary and open to all. That is, any person of any caste, creed, religion, etc. can purchase share. Purchase share कर सकते, share आप purchase कर सकते हो cooperative society में, and become the member of it. और आप member बन सकते हो. There is no compulsion to join or to leave the organization. इसमें कोई compulsory नहीं कि आपको join करके रहना पड़ेगा या आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसा कोई compulsory way नहीं है। लेस ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, इनके जो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं या हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी को मैनेज करने वाले सैलरी नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑनरेरियम। ठीक है, तो वो अपनी इच्छा से काम करते हैं, इसका कोई फीस नहीं लेते। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज लो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है बहुत कम होता है। नो मिडल मैन आर इन्वॉल्व, देयर आर नो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कोई मिडलमैन नहीं है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया कि होलसेलर रिटेलर को हम बाद में बाजू में हटा करके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, तो कोई मिडलमैन नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं है। मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स प्रोवाइड ऑनररी सर्विसेज, तो जो मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स है वो ऑनररी सर्विस मतलब अपनी इच्छा से आकर के वहां पर काम करेंगे, इसके लिए कोई वो फीस चार्ज नहीं करते। हाँ, उनको कुछ वहां पर फी मिल गया अमाउंट तो बेटर है, अदरवाइज नो नीड। Various concessions, relief and privileges related to the registration fees, stamp duty, income tax etc. are given by the government. गवर्नमेंट भी क्या करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स में बेनिफिट देती है, स्टैम्प ड्यूटी उनका नहीं होता है या बहुत कम होता है, और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी बहुत कम ली जाती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। पॉइंट नंबर 4, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, हमने देखा जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पर उनकी जो लायबिलिटी है वो उनके शेयर जितना उन्होंने अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर है ना, वहीं तक लिमिटेड है। मतलब घर से उनको पर्सनल प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। कैसा है? लिमिटेड है। इट इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब सपोज यहाँ पर किसी व्यक्ति ने शेयर परचेस किया जिसका वैल्यू था 100 रुपीज, उसने अभी तक 80 रुपीज पे किया है, तो 20 रुपीज अभी भी बैलेंस है, तो इसको अनपेड वैल्यू बोलेंगे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपसे मांग सकती है क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं किया। बाकी क्या आपके घर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, क्या उसको अटैच किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है। Thus, members' private property cannot be used even if the assets of the society are insufficient to pay the debts of the third party. तो असेट अगर सफिशिएंट नहीं है तो भी हम मेंबर से पैसा नहीं ले सकते एक्स्ट्रा। नंबर 5, टैक्स कंसेशन। ये तो हमने देखा कि गवर्नमेंट का हमको टोटल सपोर्ट रहता है और हमारे बिजनेस में क्या मिलता है? टैक्स का कंसेशन। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। The government gives many concession to them like exemption of payment of income tax up to a certain limit, तो exemption मिलता है। This helps to increase the profit of the society, तो society का profit इससे बढ़ता है। Self financing and charity, सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा कहाँ से आता है? लोग खुद ही देते हैं जो मेंबर्स हैं, है ना। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ सोसाइटी कैन पे मैक्सिमम 15% डिविडेंड टू इट मेंबर। इसके जो मेंबर्स हैं उनको डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स लाभ का अंश, लाभांश। ठीक है, लाभांश, लाभ का अंश।
पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हुआ क्या वो अपने मेंबर को पूरा दे देगी? आंसर इज नो। उसके ऊपर लिमिट है। कितना लिमिट है? मैक्सिमम 15% डिविडेंड आप दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। देयरफॉर रिमेनिंग सरप्लस यूज्ड एज सेल्फ फाइनेंसिंग, तो जो बचा हुआ पैसा है वो वापस से कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया जाता है। सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज यूटिलाइज्ड फॉर चैरिटी पर्पस, कुछ अमाउंट चैरिटी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल एक्टिविटीज एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए भी इसको वर्कआउट किया जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू डीमेरिट्स, डीमेरिट्स पे आते हैं। पहला है लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं, जो पहले से गरीब हैं या इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कैपिटल भी इनके पास से कम आता है। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी लेस, इनका जो फेस वैल्यू होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो भी कम होता है। द शेयर होल्डर बिलोंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो शेयर होल्डर है वो गरीब तबके से आते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट परचेस मोर शेयर ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी के ज्यादा शेयर परचेस नहीं कर पाते। सो कैपिटल इज लिमिटेड, कैपिटल लिमिटेड होता है। ड्यू टू लो रेट ऑफ डिविडेंड पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर डिविडेंड भी आपको 15% से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो लोग ना इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हाई रिटर्न यहाँ पर मिलता नहीं है। डिविडेंड इज वेरी लेस इन दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2 इज इनसफिशियंट मैनेजमेंट, सॉरी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ये बहुत ही ट्रू पॉइंट है, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेज कर कौन रहा है? यहां पर हमने बात की डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की। अब डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब लोकशाही, जो मेंबर्स हैं वो मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे? अपने ही में से किसी को मैनेजिंग कमेटी में नियुक्त किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये भी तो सोसाइटी के ही मेंबर है, और इनको कोई खास नॉलेज नहीं होता बिजनेस को रन करने का, तो इनका जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाता है? इनएफिशिएंट, उतना एफिशिएंट होता नहीं है। द मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्यों क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। दे मे नॉट पोजेस मैनेजेरियल स्किल, इनके अंदर मैनेजरियल स्किल नहीं होता। ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल कैपेसिटी दे आर नॉट एबल टू अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर, तो इनका पैसा कम होता है और कैपेसिटी कम है, तो प्रोफेशनल लोगों को भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते। द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल, सो देर इज इनसफिशियंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है? इनसफिशियंट। कैसा होता है? इनसफिशियंट, और सॉरी इनएफिशिएंट। यहाँ पर एफिशिएंसी बहुत कम होती है। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लोगों को इसके ऊपर इतना विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत होता है। पीपल डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते इतना। मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर लीड बाय पॉलिटिकल लीडर्स, सो देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो ज्यादातर जो पब्लिक आप देखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती है? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने वाले ना पॉलिटिकल लीडर्स ही होते हैं, तो इनको लगता है कि सब पॉलिटिक्स है, सब गेम है इनका, और रियल बेनिफिट मिलता नहीं है। ठीक है। नंबर 4, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपांशन। यहां पर कैपिटल लिमिटेड होने की वजह से, मैनेजेरियल एफिशिएंसी एबिलिटी कम होने की वजह से, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होने की वजह से इसका एक्सपांशन ज्यादा नहीं होता, ये ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे कैन नॉट टेक रिस्की प्रोजेक्ट ड्यू टू द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होने की वजह से रिस्की प्रोजेक्ट ये हाथ में लेते नहीं है। देयरफॉर देयर इज लेस स्कोप ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन का बहुत ही कम स्कोप इसमें रहता है। आप ह्यूज लेवल तक इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं कर सकते। ओके। नंबर 5, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन।
मैनेजिंग कमिटी, जैसा कि हमने देखा जो कमिटी मेंबर रहते हैं वो कोई उनको फीस नहीं मिलता, क्या मिलता है, ऑनररी बेसिस पे अपनी इच्छा के हिसाब से काम करते हैं, कुछ उनको थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया, देयरफॉर दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड, और वो ज्यादा एफर्ट्स पुट करना नहीं चाहते, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि कितना भी हार्ड वर्क पुट करे ना उनको कुछ मिलने वाला नहीं है वहां से। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सामने लिमिटेशन हमने देखे, डीमेरिट्स हमने देखे। पहला पॉइंट था लिमिटेड कैपिटल, तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से ये लोग आते हैं तो पैसा कम है। दूसरा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यहाँ पर कोई प्रोफेशनल पर्सन नहीं है और प्रोफेशनल पर्सन को अपॉइंट भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसे कम है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों को लगता है कि ज्यादातर जो सोसाइटीज हैं ये कौन चला रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स, और पॉलिटिकल लीडर्स चला रहे हैं तो इनको इतना विश्वास नहीं आता। इनके पास पैसा कम है, मैनेजरल स्किल कम है, तो इनका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाता, और मोटिवेशन भी यहाँ पर कुछ है नहीं। एफर्ट और रिवॉर्ड रिलेशनशिप कुछ नहीं है, जितना एफर्ट पुट करोगे फायदा होगा तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को होगा, मेंबर्स को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। कौन से मेंबर्स, मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स को। ठीक है, सो आफ्टर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लेट अस चेक टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने टाइप के होते हैं इन जनरल, हमको भी इसमें से कई सारे मालूम है। तो सबसे पहला है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स cooperatives are formed by the consumers to obtain their daily requirements at reasonable prices। डेली रिक्वायरमेंट कम प्राइस में मिले, ऐसा एक सोसाइटी कंज्यूमर्स के द्वारा ही चालू किया जाता है। These societies protect lower and middle class people from the exploitation। जो लोअर और मिडिल क्लास पीपल है, एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए इसको स्टार्ट किया जाता है। The profits of the society are distributed among members in the ratio of purchases made by them। तो इसमें से जो प्रॉफिट होता है उन्होंने जो परचेस किया है उसके बेसिस पे उनको दिया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिया, सुपर बाजार, अपना बाजार। ठीक है, तो ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखा था। नंबर 2 इज देयर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मर्स। Producers cooperatives are voluntary association of small producers and artisans who join hands to face competition and increase production। तो जो लोग मिलकर के क्या करते हैं, कंपटीशन को फेस करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए साथ में आते हैं। These societies are of two types। तो दो टाइप हमको दिया है, एक तो है इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी। In this type the societies undertake to supply raw material। इसमें वो रॉ मटेरियल सप्लाई करना हो, टूल्स और मशीनरी सप्लाई करना हो मेंबर्स को, ये सब काम करते हैं। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स वर्क इंडिपेंडेंटली एंड सेल देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स वगैरह हैं, वो अपना आउटपुट क्या करते हैं, ये इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको देते हैं। ठीक है, द आउटपुट ऑफ मेंबर इज मार्केटेड बाय द सोसाइटी। तो जो उनका जो प्रोड्यूस है वो मार्केटिंग सोसाइटी के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, सोसाइटी के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर मेन प्रोडक्ट क्या है, रॉ मटेरियल, टूल्स एंड मशीनरी। जैसे देखो हमने बात किया था अमूल का। अमूल क्या करता है, फार्मर्स से मिल्क, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनसे मिल्क लेकर के उसको प्रमोट करता है, मार्केट करता है ना। यहाँ पर हम इंस्टीड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कि जो रॉ मटेरियल है, टूल्स है, मशीनरीज हैं, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो प्रिपेयर करके सेल करते हैं, किसको देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके बिहाफ में इसको क्या करती है, मार्केट करती है, सेल करती है। ठीक है, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इन दिस टाइप प्रोड्यूसर मेंबर्स आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी। तो जो प्रोड्यूसर है उनको एम्प्लॉय की तरह माना जाता है। एंड आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क, उनको उनके काम के लिए वेजेस पे किया जाता है। द सोसाइटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू एवरी मेंबर। ये सोसाइटी रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। The members produce goods at a common place or in their houses। तो वो घर पर बैठ करके या कॉमन प्लेस पर बैठ करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो छोटे मोटे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। The society sells the output in the market and its profit is distributed among the members। और सोसाइटी मिलकर के क्या करती है, इसका आउटपुट सेल करती है मार्केट में, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो अपने मेंबर्स को देती है। थर्ड वन, मार्केटिंग cooperatives। marketing cooperatives, these are voluntary association of independent producer। जो independent producer है, खुद प्रोड्यूस करते हैं, उनका एक एसोसिएशन है।
who want to sell their output at remunerative price, जो ज्यादा प्राइस पर अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं, ठीक है। The output of different member is pooled and sold through a centralized agency to eliminate middlemen। तो ये क्या करते हैं, सपोज मैं फार्मर हूं और मेरे जैसे ऐसे 10-15 फार्मर हैं, हम लोग गुड्स तो अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, बट उसको बेचने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, और हम लोग अगर कहाँ जाए, होलसेलर के पास जाए, रिटेलर के पास जाए, तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं, कम पैसा देते हैं। तो हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जो हमारे प्रोडक्ट को क्या करती है, पूल करती है, मतलब एक जगह पर लाती है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसका ग्रेडिंग, उसका ब्रांडिंग करके फिर मार्केट में सेल करती है, और जो फायदा होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। The sale proceeds are distributed among the members in the ratio of their output। जितना हमने प्रोड्यूस किया था उसके हिसाब से हमको हमारा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब ये फार्मिंग के लिए कोऑपरेटिव बनाया, फार्मिंग के लिए बनाया मतलब क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लैंड फील्ड्स वगैरह का। तो सपोज हमारा जो फार्म लैंड होता है ना, आज की तारीख में हमारा जो फार्म लैंड्स है वो क्या है, वो सब डिवाइडेड होता है। क्या होता है, इट इज सब डिवाइडेड, है ना। मतलब ये पूरा फार्म लैंड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो पूरे विलेज में आप देखेंगे, है ना, सबके हिस्से में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं। अब इसमें सपोज कितने फार्मर है, 1 2 3 4 5, तो टोटल हम लेंगे तो 20 फार्मर्स इसके अंदर आएंगे, है ना। अब हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अगर उसको अपना इतना फार्मलैंड में प्रोडक्शन करना है तो उसको सेपरेटली सीड परचेस करना है, पेस्टिसाइड परचेस करना है ना। फिर इरिगेशन के लिए उसको वाटर सप्लाई करना है, प्लाइंग के लिए ट्रैक्टर मंगाना है। तो हर एक चीज में खर्चा क्या होता है, बढ़ जाता है। सपोज एक जो ट्रैक्टर है वो बोलता है कि मैं 2 आवर्स का आर्ली बेसिस पे मैं खर्चा लूंगा, कितना लूंगा, 400 रुपीज प्लॉइंग करने का। तो हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग टाइम पे कराएगा तो खर्चा बढ़ जाता है। तो ये सब जितने भी 20 के 20 फार्मर्स है ना, सब मिलकर के एक बात करेंगे कि एक काम करो, हम ना अपने बाउंड्रीज को हटा देते हैं। ये जो टोटल बाउंड्रीज की बात हमने की, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, पूरे की पूरी बाउंड्रीज हटा देंगे। इसको एक सिंगल हम फार्मलैंड बना देते हैं और मिल करके इसके ऊपर खेती करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भी खर्चा है ना आपस में बांट लेंगे, और जो प्रोडक्शन होगा उसको सेल करके आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर सिंगल फार्मिंग ये लोग करते हैं इंस्टेड ऑफ डिवाइडेड। सिंगल फार्मिंग, उन्होंने सारे फार्मलैंड को मिला दिया, साथ में खेती की, साथ में वहां पर जो भी एक्सपेंडिचर है वो इंकर किए, और फिर उसको साथ में जाकर के बेच देंगे। बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है ना, फिर वो अपने अपने जमीन के हिसाब से जितना उनका रेशियो था, जितना उनका प्रोपोर्शन था, उसके हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, खर्चा कम हो जाएगा और बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा है ना, हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, तो हम अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं, अच्छा रेट वहां से ले सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन, ये होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। These are voluntary association of small farmers who join together to obtain economic and large scale farming, ताकि ये बड़े पैमाने पर खेती कर सके, इसके लिए साथ में आए हैं। In India, farmers are economically weak and their lands holdings are small। तो economically weak है, छोटे छोटे जमीन है उनके पास। In their individual capacity, they are unable to use modern tools। तो छोटा खेती होने की वजह से वो मॉडर्न इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते, लेकिन सब मिलेंगे तो हम मॉडर्न इक्विपमेंट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे पूल देयर हैंड्स एंड डू फार्मिंग कलेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए इस टाइप का फार्मिंग किया जा सकता है और करते भी हैं। नेक्स्ट इज हाउसिंग कोऑपरेटिव। इसका एग्जांपल के लिए बेस्ट क्या है, तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा आप देखते हैं ना, गोकुल धाम सोसाइटी, वो पूरी सोसाइटी क्या है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे आपकी भी बिल्डिंग में सोसाइटी होगी, चौल में सोसाइटी होगी। तो जो लोग मिलकर के पूरे एरिया का या पूरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस देखते हैं, लाइट का बिल, वाटर का बिल, है ना, और जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है वो सब मिलकर के उठाते हैं, ऐसे सोसाइटी को हम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। दिस सोसाइटीज आर formed by low and middle income group people in urban areas to have हाउस ऑफ देयर ओन। खुद का घर लेने के लिए ऐसे कुछ सोसाइटी बनाई जाती है। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग टाइप की होती हैं। सम सोसाइटीज
एक्वायर लैंड एंड गिव द प्लॉट्स टू द मेंबर्स। तो कुछ सोसाइटीज होती हैं जो जमीन खरीदते हैं और अपने मेंबर्स को प्लॉट देते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन हाउस, ताकि वो खुद का घर बना सके। अदर सोसाइटीज देमसेल्फ कंस्ट्रक्ट हाउस, और कुछ सोसाइटी खुद घर बना लेते हैं और बाद में सोसाइटी बनाते हैं। अलॉट देम टू द मेंबर्स हु मेक पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, तो जो जिनको अलॉट किया जाता है वो पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। दे ऑल्सो अरेंज लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, तो इसके लिए आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट एजेंसी से लोन भी ले सकते हैं एज अ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव मतलब हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनकी बात करें। These societies are formed by poor people to provide financial help and to develop the habit of saving among member। फाइनेंशियल हेल्प के लिए और लोग सेविंग करें उसके लिए स्टार्ट किया जाता है। They help to protect members from exploitation of money lenders who charge exorbitant interest from borrowers। तो जो साहूकार होते हैं या ऐसे लोगों से उनके शोषण से बचाने के लिए ऐसा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया जाता है जहां पर कम रेट पे आपको, कम इंटरेस्ट पे आपको क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव आर फाउंड इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज, तो अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाए जाते हैं जहां पर उनके मेंबर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। ओके। सो हमने 6 टाइप पढ़े कोऑपरेटिव सोसाइटी के। उसमें सबसे पहला था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर्स मिलकर के बनाते हैं। दूसरा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड वन मार्केटिंग, किसके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया, मार्केटिंग के लिए बनाया गया। नेक्स्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग का सोसाइटी, एंड देन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्ट में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके। सो समय समाप्ति की घोषणा, डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अ न्यू टॉपिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ओसी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय। शब्बा खैर, सायोनारा। यस, बाय बाय।